नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। कुछ दिनों के बाद अब विचित सर की वापसी हुई। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सुमित सर और पुण्येंदु जी हमारे रोज के मेहमान, आप सभी का स्वागत है। सर, आज की चर्चा वेस्ट बंगाल संदेश खाली की है, क्योंकि जो संदेश खाली का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है। उसके जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, जो टीएमसी के पहले नेता थे, आज से वो पूर्व नेता हो गए टीएमसी के। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी हाई कोर्ट के सख्त जो निर्देश थे उसके बाद आया। उसके तब सरकार ने कहा था कि हम 72 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे, जो सरकार ने कर दिया। ईडी का ये भी कहना है कि ईडी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि पुलिस ये घुमा रही थी, उनके ही कब्जे में थे शाहजहां शेख, और आज उन्होंने उसको गिरफ्तार करके अपने पास ही रख लिया है। सवाल ये है सर कि एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें गवर्नर से लेकर बीजेपी की पूरी मशीनरी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर से लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर वुमेन कमीशन तक सब लोग इसमें लगे हुए हैं। एक राज्य का मुद्दा था। मुद्दा स्टार्ट हुई जब ईडी की टीम गई राशन घोटाले में पकड़ने के लिए, और ईडी की टीम पर हमला होता है, वहां से ये विवाद शुरू होता है। अचानक से फिर विवाद शुरू होता है। महिलाएं आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है। टीएमसी के कई नेता पकड़ाए जाते हैं। बीजेपी इसको हाइप करने की कोशिश करती है, और आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि नंदीग्राम टाइप का मूवमेंट हो गया है, जैसा ममता बनर्जी ने किया था लेफ्ट के खिलाफ। आपको लगता है कि जो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जहां पे सच में अगर वहां पे कुछ गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए, ना कि इतने बड़े लेवल पर इतना मॉरल इस समय दबाव है वहां पे, क्या कर कार्रवाई करें तो ठीक, नहीं तो डीजीपी को संसद में बुला लिया जाता है सुनवाई के लिए। देखिए, संदेश खाली से कुछ नहीं हो रहा है सिवाय संदेश के। और उसमें सबसे पहला संदेश ये है कि नई दिल्ली की दृष्टि बहुत धूमिल होती है। यहाँ से देश के अलग अलग हिस्से, खासकर दूर दराज के हिस्से, उस तरह नहीं दिखते। वो तभी दिखते हैं जब वहाँ के लोगों का की आवाज़, उनकी पीड़ा, उनका संताप सामने आता है। यही हुआ संदेश खाली में। संदेश खाली ये बताने का प्रयास है, मैं तो कहूँगा वहाँ की महिलाओं ने जिस तरह से किया, कि ज़्यादातर जगहों पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कानून वही करता है जो सत्ता चाहती है। व्यवस्था वहीं चलती है जो सत्ता के मनमाफिक हो। और दूसरी बात कि मोर पॉलिटिक्स लेस पब्लिक, इस फंडा पर सरकारें चलती हैं। पश्चिम बंगाल की त्रासदी ये है कि वो जिसके साथ भी वहाँ के लोग रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये आए हैं और उनको अच्छा खासा समय देते हैं, और ये सोचते हैं कि ये कुछ उनके जीवन में बदलाव लाएंगे। और इस चक्कर में 30 साल करीब कांग्रेस रही, 34 साल तक लेफ्ट की सरकार रही, और जब जिसकी सरकार रही तब वो अजय सी दिखती थी। कोई नहीं सोचता था कि लेफ्ट यहाँ से जो 34 साल तक राज जिसका रहा वो शून्य बटे सन्नाटे पर सिमट जाएगा। इसी तरह से ममता भी पिछले 13 वर्षों से हैं। लेकिन ये सारी भूमिका मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बंगाल में सब कुछ पॉलिटिक्स के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ भी वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो पॉलिटिक्स कम्युनल पॉलिटिक्स हो या फिर सेकुलरिज्म के नाम पर पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बीजेपी की राजनीति हो जिसमें उसको ये लगता है कि ये शाहजहां शेख का नाम लिया जा रहा है। हाँ। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक, अगर बीजेपी की भाषा में कहें तो ये एक सेकुलर सांप्रदायिकता है, क्योंकि इसमें शाहजहां शेख भी है और इसमें उसके दो एक सरदार है, नाम सरदार कुमार या कुछ नाम है, और दूसरा एक और व्यक्ति है जो हिंदू है। ये तीनों मिल करके महिलाएं इन तीनों पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन शाहजहां शेख का नाम बार बार उछलना ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखो, वहाँ पर ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, और इसीलिए ये नैरेटिव पूरा एक कम्युनल नैरेटिव बन गया। और इसमें वो असल मुद्दा कहीं न छुप जाए जो वहाँ की महिलाओं ने उठाया है। वहाँ की महिलाओं ने ये सवाल उठाया है कि दिल्ली से आप जितना दूर जाते हैं वहाँ पर उतनी ही विषमता है, उतना ही तनाव है, उतना ही दबाव है, उतना ही शोषण और उत्पीड़न है। इसलिए संदेश खाली का खाली एक इससे यही संदेश जाता है कि जो कुछ हो रहा है इस हम दिल्ली से नहीं देख पाते हैं, और नहीं देख पाते हैं इसीलिए हम जब देखते हैं तब तक वो आग बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तुम्हें सर, कहा जाता है कि बंगाल का एक टेस्ट कह सकते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट होता है और एक राजनीतिक परिवर्तन होता है। क्या भाजपा इसको उस तरीके से नजरिए से देख रही है कि एक बड़ा मूवमेंट बनाने की कोशिश करी, ताकि
विधानसभा लोकसभा में अपने नंबर से बढ़ा पाए, साथ ही विधानसभा में जो सत्ता की बात थी 100 की पार करने की, वो अगले विधानसभा में पूरा कर सके? 200 पर। 200। दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये अश्विनी की राजनीतिक पार्टियों का काम ही है मुद्दा बनाना, और मुद्दा बना के अपने फेवर में उसके लिए कैपिटलाइज करना और अपने वोट हासिल करना। हमको हाथरस याद है, यूपी में था तो पूरी की पूरा विपक्ष लग गया था, गैर भाजपाई, राहुल प्रियंका सब चल दिए थे पैदल, अखिलेश यादव वगैरह, है ना। अब वहां पर अगर टीएमसी की सरकार है और उनका मंत्री, उनका 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 नेता जो सीधे तौर पर टीएमसी के साथ जुड़ा रहा, जिसके पोस्टर बैनर उस इलाके में लगे हुए हैं, और कथित तौर पर जो कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि ममता दीदी का बड़ा करीबी है शाहजहां शेख, तो उनके पास मौका था, उन्होंने मौके को भुनाया और जबरदस्त तरीके से भुनाया। लेकिन मेरी दो तीन शिकायतें हैं, शिकायतें सिस्टम से। शाहजहां शेख 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंचती है उसके इलाके में, राशन घोटाले में नाम आता है, ईडी उसको नोटिस जारी करती है, उसको बुलाया जाता है कि आप आइए पेश होइए, वो पेश नहीं होता है, एक बार दो बार अवॉइड करता है, तो उसके घर ईडी की टीम जाती है छापा डालने के लिए। ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला होता है, और वो उस इलाके में, क्योंकि जो संदेश खाली है उसकी ज्योग्राफी समझनी चाहिए, वो टापू जैसी जगह है, चारों तरफ नदी है, बीच में संदेश खाली का एक इलाका है, छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, बेहद गरीब, बेहद पिछड़ा उस इलाके के लोग हैं, और उसमें ये सबसे रुतबेदार आदमी है। उसी गांव में पला बड़ा, गरीबी से आया, भीख मांगता था, रिक्शा चलाता था, मतलब बहुत ही ज्यादा आप जिसको हम्बल कह सकते हैं ना, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आए, और आज की तारीख में सबसे ताकतवर, रसूखदार, दबदबा रखने वाला वहां का व्यक्ति है, और उसके सामने कोई और व्यक्ति है भी नहीं, क्योंकि वो छोटा सा गांव है, छोटा सा टापू है, तो कोई और विरोधी, राजनीतिक विरोधी वहां दिखते भी नहीं थे। तो उन्होंने अपने इस दबदबे का फायदा उठाया, इस शाहजहां शेख ने, जो तमाम खबरें हमने पढ़ी आज दिन भर की, बीते तो 5 जनवरी को हमला होता है, आज 29 फरवरी को वो गिरफ्तार होता है। 55 दिन, करीब करीब 2 महीने वो बंगाल में मौजूद था, उसी इलाके में मौजूद था, बंगाल की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं बंगाल की पुलिस का, क्योंकि उसको वरदहस्त प्राप्त था, उसको आशीर्वाद ममता बनर्जी का मिला हुआ था, इसीलिए वो बचा हुआ था। ये मानने की मेरी एक और बहुत बड़ी वजह ये है, दो इनफैक्ट। पहली तो आज जब उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो कोर्ट में जिस अंदाज में शाहजहां शेख जा रहा है, वो लग ही नहीं रहा है कि वो आरोपी है। मैं अपराधी नहीं बोल रहा हूं, मैं आरोपी बोल रहा हूं। और आरोप भी कौन सा? जमीन हड़पने का। आरोप भी कौन सा? महिलाओं के साथ दुराचार करने का। महिलाओं के जो वीडियो आए इन दिनों में बाहर, वो बहुत ही संगीन है, कि गांव में घुसते थे उसके लोग, देखते थे कि इस घर में सुंदर लड़की आई है ब्याह के, कोई नई लड़की आई है, अगर वो सुंदर है तो उसको बुला के पार्टी दफ्तर ले जाते थे। इस तरह की बातें की गई। हो सकता है कि बातों में दम ना हो, पर ममता बनर्जी ने अब तक काउंटर नहीं किया है। महिलाओं की बातों का काउंटर खुद मुख्यमंत्री जो कि महिला है, उन्होंने काउंटर नहीं किया। उनके लोगों ने जरूर कहा है कि बीजेपी द्वारा मोटिवेटेड है, फला ढिमकाना, पर बहुत ही संगीन मामला है, कोई महिला ऐसे इल्जाम नहीं लगाती है। एक बात तो ये। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का कल परसों दौरा है। प्रधानमंत्री नहीं, वहीं संदेश खाली बंगाल जा रहे हैं। नहीं, कल परसों बंगाल में है प्राइम मिनिस्टर, संदेश खाली की महिलाओं से मिलने वाले हैं। 24 परगना में है, संदेश खाली में नहीं, 24 परगना जिले में है। और ये संदेश खाली के जो 24 परगना जिले के अंदर आता है संदेश खाली, तो संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं शाहजहां शेख की, उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलाने का प्रोग्राम रखा गया है। ये खबर करीब हफ्ते 10 दिन पहले हमारे रिपोर्टर्स ने ब्रेक की थी, मारिया ने और अखिलेश ने, हम लोगों ने चलाई भी थी अपने चैनल पे। तो मेरा ये कहना है कि जब प्राइम मिनिस्टर वहां आने वाले हैं और ममता को लगा ये मामला बड़ा कर देंगे प्राइम मिनिस्टर, अपनी मंच से जब बोलेंगे, इन लोगों से मिलेंगे, इनकी तस्वीरें जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाएगा। वो ममता बनर्जी जो बीजेपी पर कहती आई हैं कि ये महिलाओं के खिलाफ रहा, पहलवानों की बातें नहीं सुनी, लड़कियां यहाँ प्रोटेस्ट करती रहीं, आज उनके दामन पर दाग आ गया था। तो उसकी टाइमिंग देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर को आना है, आज अचानक गिरफ्तार होता है। आज गिरफ्तारी पे एक बार भी हंगामा नहीं हुआ। 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंची थी तो पूरे गांव ने हमला कर दिया था। ईडी के अधिकारी, 3 अधिकारी घायल हो गए थे, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, एक अधिकारी अस्पताल में भर्ती रहा, आज अरेस्ट हो गया और चल के जा रहा है, कैमरे को तरफ वेव कर रहा है, जैसे मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया शाहजहां शेख ने, उसको भारत का कोई पद्मश्री मिला या नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि शाहजहां शेख के पास कोई ना कोई आधिकारिक तौर पर या अनाधिकारिक तौर पर उसकी मदद की जा रही थी। और वो बीजेपी के लोग अगर ये इल्जाम लगाते हैं, अमित मालवीय अगर ये ट्वीट करते हैं कि बीजेपी की टीएमसी की पुलिस ने इसको प्रोटेक्शन दे रखा था, तो कहीं ना कहीं बात में, कान में, मन में शक जरूर आता है कि गड़बड़ तो थी।
गड़बड़ तो थी। तो आज की तारीख में ममता बनर्जी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर उनको बीजेपी को, अब जैसे वो कहती आई हैं कि अपने अपने राज्य में बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मामले पे अपने दामन को पाक साफ करें। नहीं करेंगी तो 42, जो आपने कहा नंदीग्राम की बात, जो आपने सिंगूर की बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता के लिए सिंगूर साबित होगा, नंदीग्राम साबित होगा। बीजेपी ने पिछली बार इसी तरीके से माहौल को गर्मा करके बंगाल में अपना कब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। वो बंगाल जहां पर बीजेपी कहीं नहीं थी, वो 19 में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई, विधानसभा में नंबर 2 पर भी आ गई। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि जो वैक्यूम है कांग्रेस का, जो वैक्यूम है लेफ्ट का, उसको बीजेपी कैपिटलाइज कर रही है। और ममता बनर्जी की बात समझ में आ रही है, तभी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कर कर कुछ कुछ हद तक उन्होंने मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो पश्चिम बंगाल की जो विचित्र सर भी कह रहे थे, एक त्रासदी है वहाँ की राजनीति में कि बाहुबल वहाँ की राजनीति में हमेशा से रहा है। वो चाहे लेफ्ट की सरकार पहले रही हो, ये जो जिनको हम अराजक तत्व बोलते हैं, वो इलेक्शंस में एक ज़माने में बहुत रिगिंग होती थी वहाँ पर, और इन अराजक तत्वों का, इस तरह से बाहुबली लोगों का बहुत रोल होता है। सत्ता परिवर्तन जैसे ही होता है, ये सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं, ये दूसरी, ये इनका भी बैकग्राउंड जो है लेफ्ट का है। शाहजहां शेख, हाँ, लेफ्ट के नेता थे। फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2011 में, तो फिर ये इधर आ गए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग, बीजेपी भी जब वहाँ स्ट्रांग होना शुरू हुई, तो जो एक जमाने में बीजेपी जिन पर आरोप लगाती थी, वो बीजेपी के साथ भी गए, कुछ तो वापस आ गए। वापस टीएमसी में जब देखा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, क्योंकि 21 विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे लोग इस उम्मीद में टीएमसी छोड़ के बीजेपी गए, जो बाहुबली कुछ लोग थे, लेकिन वापस फिर वो टीएमसी में आए क्योंकि बीजेपी की वहां सरकार नहीं बनी। 2011 में मैं वहां पे इलेक्शन कवर करने के लिए गया था। मैं उस समय एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था। तो बहुत सारे इलाकों पे मैं कई सारे जिलों में मैंने दौरा किया, और ये पाया कि वहाँ सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स है वो बहुत कंट्रोल करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। स्कूल एडमिशन से लेके अस्पताल में बेड मिलने से लेकर के आपके जीवन में वो पॉलिटिक्स घुसी हुई है। मतलब सीपीएम या लेफ्ट सरकार के जो लोग थे, वो डिसाइड करते थे किसको क्या मिलेगा, इस तरह की पॉलिटिक्स थी। लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं महसूस होने लगा था कि भाई ये इस बार ये जाने वाला है मामला, क्योंकि वो 34 साल का शासन हो गया था लोग। और उसके पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो टीएमसी बन चुकी थी, मतलब उसकी भूमिका तैयार हो गई थी। अब उसमें एक बहुत बड़ा रोल था नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन का। नंदीग्राम तो इतना बड़ा आंदोलन था क्योंकि लेफ्ट ने जिस तरह से उस आंदोलन को टैकल किया, वो जो लोग जाते थे उन पे लाठीचार्ज करना, वहां पहुंचने नहीं देना, तो ये बहुत बड़ी मीडिया हेडलाइंस बना। अब वही बात आती है संदेश खली की। बहुत गंभीर आरोप है, महिलाओं के आरोप है, उसकी गंभीर रूप से जांच होनी चाहिए। जो सेंसिटिविटी दिखनी चाहिए सत्ता पक्ष की तरफ से, जो आज वो पार्टी शाहजहां शेख को आज निकाल रहे हैं, शायद वो पहले होना चाहिए था। उस तरह की चीजें जब बहुत दबाव पड़ा, तब कहीं जाके टीएमसी बैकफुट पे आई। टीएमसी को लगा है कि हम इस मामले में शायद कहीं हमसे गलती हो रही है, महिलाओं से जुड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, हम बीजेपी को फिर से मौका नहीं दे सकते। क्योंकि 2019 में बीजेपी को 19 सीटें हैं, जिसकी कल्पना कोई नहीं करता था। एक पार्टी जो 2014 में बीजेपी को 2 सीटें आई थी, 2014 में लोकसभा में 2 सीटें आई थी, 2019 में 18 सीटें आएगी, ये तो कोई सोचता नहीं था। वोट आया उनका 40%, पहले था लगभग 17%, तो 23% का उछाल था। तो अब 19 के बाद जब 2021 का विधानसभा हुआ, तो बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत जोश में थे, और जिस तरह से एक बम्बार्डिंग की गई प्रचार की, बड़ी बड़ी रैलियां, और आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने में मिलाया और उन्होंने ममता बनर्जी को हरा भी दिया। तो एक बहुत ही हीटअप इलेक्शन था, चार्जअप इलेक्शन था, ठीक है। लेकिन बीजेपी वहां 100 सीट क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब कि टीएमसी ने 19 के बाद सबक लिया और ग्राउंड पे अपने जो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर बंगाल जैसे चुनाव जहां पे राज्य है, वहां संगठन के बिना मजबूत हुए आप चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल काम है। जो बंगाल की जमीनी राजनीति तो समझते हैं, वो ये बात जानते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स, एक एक घर मार्क होता है कि कौन किसका सपोर्टर है, कैसे क्या है, वो एक एक चीज मार्क होती है। इतना मतलब जो बूथ लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, वो सबसे पहले बंगाल और केरल जैसे राज्यों में होता आया है कि एक एक घर मार्क होता है कि ये टीएमसी सपोर्टर है या लेफ्ट का है या कांग्रेस है, ये है। अश्विन, मैं सुमित सर, आपको तो ये शायद हंसी भी आएगी, शादी और ये सब रिश्ते बनाने में भी ये सब चीजों का रोल है वहां। एक टीएमसी सपोर्टर लेफ्ट वाले के घर में शादी अपनी बेटी की नहीं करता है। मीडिया बटी हुई है पूरी तरह से, मतलब ये खुलेआम जो बंटवारा आपको दिखेगा वहां पर। तो वहां पर की राजनीति टफ है। अब संदेश खली का जो मुद्दा है, वो बीजेपी
जाहिर सी बात है कि राजनीति में है तो वो उसको मुद्दा बना रही है, और कुछ उसमें दोष टीएमसी का भी है, तो वो हमें देखना होगा कि आगे कैसे वो करवट लेता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा अपने उसी वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये कि ये जो टाइमिंग की बात मैं कर रहा था कि आज क्यों गिरफ्तार हुआ। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने कल ये रिस्ट्रिक्शन हटाया होता, नहीं हटाया होता, तो आज भी गिरफ्तारी नहीं होती है। हाई कोर्ट ने कल ये कहा कि भाई हाँ वो गिरफ्तार हो सकता है, किसने उसको मना किया। अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट पर आरोप लगाया था कि हाई कोर्ट की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। तो हाई कोर्ट को क्लियर करना पड़ा कि हमने स्टे नहीं लगाया है, जो चाहे एजेंसी, जो एजेंसी है उसको गिरफ्तार कर सकते, चाहे ईडी कर ले, चाहे सीबीआई कर ले, चाहे बंगाल पुलिस कर ले। तो बंगाल पुलिस ने अपने पास अरेस्ट दिखा दी। अब शाहजहां शेख बंगाल पुलिस के पास रहेगा। चाहिए ईडी के लिए, राशन घोटाले के लिए ईडी को, केंद्रीय एजेंसियों को, तो केंद्रीय एजेंसियों के कब्जे में ना आ जाए, उससे बेहतर है कि हमारी पुलिस के पास हमारे कब्जे में रहे। इसीलिए तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें फ्री एंड फेयर ट्रायल भी होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो बंगाल के बाहर भी ट्रायल होना चाहिए, ताकि भरोसा जगे कि ममता बनर्जी भी जो कहती हैं वो कर भी सकती हैं। सर इसमें ये आगे हो जाए कि 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और करीब 33 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 4 भाजपा जीती है, बाकी सब टीएमसी, मतलब ये टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। सवाल ये है विजित सर कि इस तरह की घटनाएं हुई, आप महिलाओं ने आरोप लगाया, आरोप कितने सच हैं उसको लेकर भी दो पहलू हैं। जो राज्य की टीम है, जो सीआईडी गठित की गई, जो राज्य की पुलिस, महिला पुलिस के निगरानी में टीमें गठित की गई, जो नेशनल ह्यूमन महिला आयोग गई वो, और राज्य महिला आयोग, इन सब ने रिपोर्ट में ये कहा है कि किसी भी महिला ने हमसे आकर ये नहीं कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, जो हमारे रिपोर्टर ने भी कई बार टीवी पे कहा भी है। और भाजपा आरोप लगा रही कि हुआ है, ये जांच का ही विषय है। और हालांकि ये भी बता दें कि जो गिरफ्तारी अभी हुई है वो ईडी के मारपीट वाले मामले में हुई, ना कि महिलाओं की जो बलात्कार वाला मामला उसमें। सवाल ये है कि आप पूरी मशीनरी देखें ना, आप ये देखिए कि गवर्नर को कभी आपने देखा है कि वो गवर्नर संदेश खाली जा रहे हैं? आपने क्या हाथरस में गवर्नर को देखा जाते हुए? यहाँ तो क्या हुआ, दिन दहाड़े हुआ था ना टीएमसी। तो सवाल यही है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप जहां विपक्ष में होंगे वहां गवर्नर का उपयोग करेंगे, वहां ह्यूमन राइट कमीशन भी जाएगा, वहां 4 केंद्रीय मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा, राजनीतिक मंडल अलग जाएगा। आप के आप किस तरह के पॉलिटिक्स दिखाना चाहते हैं कि आप केंद्र हारते रहेंगे तो सब चीज का उपयोग करेंगे, और जब सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, जब आपकी सरकार होगी तो आप बोलेंगे नहीं सब कुछ सही है। मणिपुर में क्या मानवाधिकार आयोग गया था? यही महिला महिला आयोग गया था? हाँ, क्या केंद्रीय मंत्रियों का मंत्रिमंडल गया, ये भी सबसे बड़ा क्या सवाल है। इसके मामले में मानवाधिकार आयोग ने टेनी के मामले में पूछा? तो ये सारी चीज़ें सेलेक्टिव हैं, और ये सारी चीज़ें चाहे वो बंगाल की हो चाहे यहाँ की। देखिए, जब राजनीति सेंट्रलाइज्ड होती है, केंद्रीकृत होती है, तो उसमें ये होता है कि या तो मेरा या किसी का नहीं। मतलब उसमें ये मतलब जैसे कि एक पुराना गाना है ना, उसमें तो फिर भी थोड़ा सा एक उदारता है कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तुम यहाँ तो ये है कि तुम किसी और को नहीं चाहो, जनता से यही कर रहे हैं कि तुम किसी और को नहीं चाहोगी, लेकिन मुझे न चाहो नहीं, मुझे चाहो किसी और को न चाहो। ये त्रासदी है भारतीय राजनीति की, और खासकर मतलब अभी जब पूर्णेंदु जी बोल रहे थे तो अचानक मुझे तमिलनाडु का याद आया। ये बालू, संभवतः टी आर बालू की बेटी की शादी का मामला था। वो किसी एडीएमके के नेता से, दूसरी पार्टी के, वो अपनी बेटी की शादी में नहीं गए, अगर मैं सही हूं तो किसी बड़े नेता का ही था ये मामला। मेरे कहने का ये है कि ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब जो राजनीति में एक उदारता की बात करते हैं, जो एक लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो सहिष्णुता की बात करते हैं, वो खत्म हो गया है। हम ये मान कर चलते हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल तो इस तरह की राजनीति का एक तरह से कहें तो कारखाना है, जहाँ पे कि कोई भी पार्टी, जब लेफ्ट की सरकार थी तब यही होता था कि लेफ्ट में जिसकी भी लेफ्ट में वहां पर जिसकी जो भी वहां पर सदस्य लेफ्ट का है तो उसी के हिसाब से सब कुछ तय होता है। मैं आपको ये भी बताऊं, ये चीज मैंने स्वयं दिल्ली में देखी है। मेरे बिजली का बिल एक बार दिल्ली में बहुत ज्यादा आ गया, तो मैं गया बिजली विभाग के दफ्तर में, वहां कोई नहीं था। मैंने पूछा, अरे भाई अधिकारी तुम्हारे कब आएंगे? उसने कहा कि अभी तो नहीं आए हैं। हमने कहा कि 11:30 बज रहे हैं, कब आएंगे?
फिर वो अधिकारी नहीं आया, जो किनारे क्लर्क बैठा था, बोला हमें तो कुछ नहीं, वो अपना आराम से बाबू की तरह बैठा रहा। जब मैं बाहर निकल रहा था तो किसी आदमी ने बताया कि सेक्टर 3 आर.के. पुरम में वहाँ पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ पर कहेंगे तब हो जाएगा। मैं उस दफ्तर में गया, वहाँ पे गया तो हुआ कि एक काउंटर बना है, आप यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। तो मैं वहाँ गया तो उसने जो है मेरी शिकायत दर्ज करने से पहले मेरे बारे में तफ्तीश की कि आप कौन हैं, आपने किस पार्टी को वोट दिया था पिछली बार। मैंने कहा कि इतनी बुद्धि तो मुझे है कि मैं यहाँ पर दूसरी पार्टी का बोलूंगा तो आप करेंगे नहीं जिस तरह से कर रहे हैं। मैंने परिचय नहीं दिया कि मैं पत्रकार हूँ क्या हूँ। फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर मैंने किसी और के जरिए बात की और जाकर के उसको मैंने बिजली को लेकर के ये किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिल्ली की बात मैं कह रहा हूँ, बंगाल तो दूर है। ये इस तरह की राजनीति हर जगह हो रही है और यही खतरनाक राजनीति है। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी सरकार है तो सब कुछ हमारे लोगों के हिसाब से हो, हम जिसको चाहें उसको सुविधा मिले, और यही पैटर्न ये बात सही है कि ये पैटर्न बंगाल में लेफ्ट ने सबसे ज़्यादा शुरू किया और वही लेफ्ट का पैटर्न इसमें पूरे देश में चल रहा है और उसी की त्रासदी संदेश खाली झेल रहा है। सुमित सर, ये जो सवाल था उसी में एक्सटेंशन करते हुए एक सवाल बस जोड़ रहा हूँ। अमित मालवीय इस मामले में बहुत एक्टिव हैं क्योंकि वो सह प्रभारी भी हैं वहाँ के। वो ट्वीट कर रहे हैं कि पत्रकारों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। सवाल ये है कि एफआईआर हुई तो पत्रकारों का उन्होंने बहुत लिखा कि हम केस लड़ेंगे, लेकिन उनके ही बाकी राज्य ना उत्तर प्रदेश, वहाँ पत्रकारों के साथ क्या हुआ? वहाँ पत्रकारों को गोली मार दी गई। डीएम का जब उसने रोटी खाने वाली खबर की तो डीएम ने एफआईआर करवा दी। यही उत्तर प्रदेश है। वहाँ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुआ तब वहाँ आपने कोई लीगल मुहैया नहीं कराया। यहाँ लीगल मुहैया करा रहे क्योंकि आप विपक्ष में है। देखिए, जैसे विचित्र ने कहा ना, मैं 100% सहमत हूँ। हर जगह सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, चाहे वो इनके साथ जो हुआ आम आदमी पार्टी को लेके, या बंगाल में जो हो रहा है टीएमसी को लेके, या यूपी में जो हो रहा है इसको लेकर, योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर, या बीजेपी के द्वारा कथित तौर पर सताए गए पत्रकारों के साथ। वही हाथरस के पत्रकार जेल में रहा ना कितने दिनों तक, 2-2.5 साल तक जेल में रहा। केरल वाला लड़का जो सिद्दीकप्पन, 1.5-2 साल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर सरकारों के काम करने का तरीका और अंदाज एक जैसा होता है। सबको अपनी तारीफ सुनना, सबको अपनी अच्छी बातें सुनना, अपने आगे अच्छी-अच्छी बातें कहना वही पसंद है। किसी को भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आता कि जो उससे पलटकर सवाल पूछे। अगर मेरे साथ भी ऐसा ही हो, मैं अपनी बात करता हूँ, छोड़ दीजिए। अगर अश्विनी मुझसे रोज सवाल पूछने लगे कि आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो मैं कसम अश्विनी से बात करना बंद कर दूंगा। ह्यूमन नेचर है और प्लस ये लोग तो जवाबदेह हैं। ये तो मैं तो आपके लिए जवाबदेह नहीं हूं, तो मैं आपसे ये रिस्क ले सकता हूं कि मैं आपसे बात ना करूं। पर ये तो हजारों लाखों वोटरों के बीच में जाते हैं, वोट लेते हैं, फिर आते हैं, लेकिन रुतबा वही है, साइकोलॉजी वही है कि भाई हम क्यों जवाब दें। हम उन्हीं का जवाब देंगे जो हमको वोट देगा। आप अगर मुझे पता लग जाए अश्विनी मुझे वोट देता है तो शायद मैं आपकी बात को घर तक भी सुन लूं कि नहीं, 3 दिन सुन लूंगा, 4 दिन सुन लूंगा। लेकिन मुझे पता लग जाएगा अश्विनी तो अगर मेरा विरोधी का वोटर है तो ऐसी की तैसी अश्विनी की। बस एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था कि व्यक्तिगत तौर पे तो ये चल सकता है कि मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे रूठ जाऊं, नाराजगी व्यक्तिगत तौर पर नाराज होना, रूठना, मनाना चल सकता है। लेकिन जहां सार्वजनिक सवाल हो वहां पर इस तरह की चीजें चलेंगी तो डेमोक्रेसी खत्म होगी और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वहां पर व्यक्तिगत रूठने मनाने को तवज्जो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और इसीलिए फिर यहाँ पर सवाल जनता के सामने आता है। क्योंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और जितना मैं चुनाव को मैंने समझा है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे विपक्ष में कौन है राष्ट्रीय स्तर पर, या राज्य में ही कि ममता के सामने कौन है, या बिहार में नीतीश या बीजेपी का गठबंधन था तो कौन है। हमेशा याद रखिए कि विपक्ष में जनता होती है। जनता जिस दिन विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेगी उस दिन सत्ता ठीक से काम करेगी। अब मैं इसमें एक बात जोड़ता हूँ, जनता तो काम करना चाहती है, जनता का तो ऑप्शन कहाँ है? जनता के हाथ कैसे बांध दिए जाते हैं, जनता को कैसे, जनता की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती। फिर जनता के बाद मीडिया भी आता है, हम भी उसमें हम लोग को जो छूते नहीं है। मतलब मेरा कहना है कि ये राजनेताओं ने अब जो लोकतंत्र को कमजोर करने की बात, बार बार ये कोर में जा रहे हैं मुद्दे के। विचित्र जो इनकी खासियत है
कि जब तक उस कोर को हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, आज ममता है तो कल समता होगी, परसों ढमकाना होगी, परसों ढिमकाना होगा। तो इसको अगर कोर को ठीक करना है तो इन तमाम पार्टियों को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबको ये मानना होगा कि हमको जनता को एम्पावर करना है। जनता को एम्पावर करने की बातें की जाती हैं पर कोई नहीं चाहता जनता एम्पावर हो, क्योंकि जनता जितनी एम्पावर होगी उतनी ही उनकी कुर्सियां हिल जाती हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि जनता उन पर डिपेंडेंट रहे। जैसे अश्विन आपने कहा कि जो केंद्र की एजेंसीज और केंद्र या जो महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग, बीजेपी, उनके सारे आईटी सेल बहुत एक्टिव है इस मुद्दे को लेके, क्योंकि वेस्ट बंगाल को कहा जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में कि मदर ऑफ ऑल बैटल होने वाला है। 2021 में जिस तरह से बीजेपी 19 के बाद थोड़ा नीचे गई है, तो उसको जो मिशन 370 है वो उसके लिए बंगाल एक बड़ा स्टेट है, 42 सीटें हैं। तो ये एक मुद्दा उनको बड़ा मिला है। आगे भी हमें इस मुद्दे पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज इसी मुद्दे के साथ खत्म करते हैं। जो सर ने कहा, सुमित सर ने आखिर में, कि सत्ता मतलब जो भी सत्ता में हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको सोचना चाहिए कि सत्ता किसी के लिए परमानेंट नहीं है और जनता सर्वोपरि होती है और उसी के पक्ष में और उसी के हित के लिए काम करना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।